तो हेलो चिलगोजो, कैसे हैं सब? आई होप सब मस्त होंगे। एंड मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी स्टोरी जिसे अगर तुम लोगों ने नहीं सुना तो तुम लोग अपनी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट मिस कर दोगे। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये स्टोरी बहुत ज़्यादा मस्त होने वाली है। एंड आज की स्टोरी सुनाने वाला है मेरा दोस्त जजो। तो आप लोग रेडी रहिए उसकी आवाज़ में ये स्टोरी सुनने के लिए। तो हेलो जजो। हेलो राज, तो मैं अब सब कुछ संभाल लूंगा, तुम बेफिक्र होकर जा सकते हो। मेरा नाम अमित शर्मा है और मैं पिछले 15 सालों से आपराधिक मामलों की रिपोर्टिंग करता हूं। आपने मेरे लेख अक्सर अखबारों में पढ़े होंगे। आज तक मैंने सैकड़ों मामलों पर काम किया है, हत्या, डकैती, अपहरण। लेकिन जो मामला मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वह मेरी पूरी पत्रकारिता जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। सितंबर 2019 में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने मुझसे संपर्क किया था। उन्होंने कहा था कि एक ऐसा मामला है जिसे वे ऑफिशियली फाइल नहीं कर सकते, लेकिन जो इतना अजीब है कि शायद मैं इसे इन्वेस्टिगेट कर सकूं। मैं वहां गया, लोगों से मिला, सबूत इकट्ठे किए और जो कुछ मैंने पाया वह मेरी समझ से कहीं ज्यादा भयानक था। यह महज एक आपराधिक घटना नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ ऐसा जिसके लिए हमारे कानून में कोई धारा नहीं है, कुछ ऐसा जो इंसानी अक्ल से परे है। तो सुनिए पिनेवुड के उस शापित रिसॉर्ट की असली कहानी। यह बात सितंबर 2019 की है। शिमला से लगभग 45 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, पिनेवुड। यहाँ का मौसम हमेशा ठंडा रहता है और घने देवदार के पेड़ों से घिरा यह इलाका बेहद खूबसूरत है। लेकिन उस समय यहाँ की खूबसूरती एक भयानक दुःस्वप्न में बदल गई थी। इस गांव में राजकुमार नाम का एक 28 साल का युवक रहता था। वह दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके वापस अपने गांव आया था और यहाँ एक छोटा सा रिसॉर्ट चलाता था। राज बहुत ही मिलनसार और हंसमुख प्रकृति का था। गांव के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। उस साल सितंबर में राज ने अपने दोस्तों को अपने रिसॉर्ट में आने का न्योता दिया था। ये सभी दोस्त उसके कॉलेज टाइम के थे, विकास, प्रिया, आकाश और रीता। सभी दिल्ली से आए थे और कई सालों बाद मिले थे। योजना थी कि वे एक हफ्ते तक यहाँ रहेंगे, ट्रैकिंग करेंगे और पुराने दिनों को याद करेंगे। रिसॉर्ट गांव से थोड़ा दूर जंगल के किनारे बना हुआ था। यह एक पुराना कॉलोनियल स्टाइल की इमारत थी जिसे राज ने बड़ी मेहनत से रेनोवेट कराया था। इमारत में कुल 8 कमरे थे, एक बड़ा हॉल, रसोई और एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी। रिसॉर्ट के चारों तरफ घने जंगल थे और सबसे नजदीकी घर भी कम से कम 2 किलोमीटर दूर था। जब दोस्त पहुंचे तो सभी बहुत खुश थे। मौसम बहुत सुहावना था, पहाड़ों की हवा में एक अलग ही ताजगी थी। पहले दिन सभी ने आसपास घूमा, पुराने किस्से सुनाए और रात को कैंप फायर के पास बैठकर गाने गाए। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। दूसरे दिन की सुबह जब रात जल्दी उठा तो उसने कुछ अजीब सा महसूस किया। रिसॉर्ट के मुख्य गेट पर कुछ अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से खरोंचा हो। यह निशान बहुत गहरे थे और लकड़ी के दरवाजे में धंस गए थे। राज ने सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर होगा, हालांकि यह निशान किसी भी जानवर के पंजों से मेल नहीं खाते थे। उस शाम जब सभी दोस्त डिनर के बाद हॉल में बैठकर फिल्म देख रहे थे, तभी बिजली चली गई। यह कोई असामान्य बात नहीं थी, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बिजली का जाना आम बात है। राज ने जनरेटर चालू किया, लेकिन वह भी काम नहीं कर रहा था। उन्होंने मोमबत्तियां जलाईं और रात को वैसे ही काट दी। रात के लगभग 2 बजे प्रिया की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली। यह आवाज किसी के नाखून चलाने जैसी थी, जैसे कोई खिड़की के कांच पर नाखून से खरोंच रहा हो। उसने सोचा कि शायद हवा की वजह से कोई डाली खिड़की से टकरा रही होगी, लेकिन जब उसने कान लगाकर सुना तो यह आवाज बहुत ही व्यवस्थित और जानबूझकर की जा रही लग रही थी। प्रिया ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका। चांदनी रात थी, इसलिए बाहर कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन जो उसने देखा वह उसके खून को सुखा देने के लिए काफी था। रिसॉर्ट के बाहर एक लंबी काली छाया खड़ी थी। यह छाया इंसान जैसी दिख रही थी, लेकिन इसकी लंबाई सामान्य से कहीं ज्यादा थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि यह छाया बिल्कुल स्थिर खड़ी थी और सीधे उसकी खिड़की की तरफ देख रहा लग रहा था। प्रिया डर के मारे हिल नहीं पा रही थी। वह कई मिनट तक वैसे ही खड़ी रही और वह छाया भी वैसे ही स्थिर थी।
अचानक उस छाया ने अपना हाथ उठाया और प्रिया की तरफ हिलाया, जैसे वह उसे बुला रहा हो। प्रिया चीख मारकर वहां से भागी और सीधे राज के कमरे में गई। राज ने जब प्रिया की बात सुनी तो उसने तुरंत बाहर जाकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने प्रिया को समझाया कि यह उसका भ्रम होगा और शायद कोई पेड़ की छाया होगी, लेकिन प्रिया को यकीन था कि जो उसने देखा था वह वास्तविक था। अगली सुबह जब राज बाहर गया तो उसे जमीन पर अजीब से निशान दिखे। यह इंसान के पैरों के निशान थे, लेकिन इनका साइज असामान्य रूप से बड़ा था। यह निशान रिसॉर्ट के चारों तरफ बने हुए थे, जैसे कोई सारी रात इमारत के चारों तरफ चक्कर लगाता रहा हो। राज ने फैसला किया कि वह गांव जाकर स्थानीय लोगों से इस बारे में पूछेगा। जब उसने गांव के बुजुर्गों से बात की तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिदादा ने राज को बताया कि यह इलाका सुरक्षित नहीं है। हरिदादा ने बताया कि लगभग 30 साल पहले एक व्यक्ति इसी जंगल में खो गया था। उसका नाम कालू था और वह गांव का ही रहने वाला था। कालू मानसिक रूप से अस्वस्थ था और अक्सर अकेले जंगल में भटकता रहता था। एक दिन वह जंगल में गया और फिर कभी वापस नहीं आया। लोगों ने बहुत खोजा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। हरिदादा ने आगे बताया कि कालू के गायब होने के बाद से ही इस जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात के समय लोगों को एक लंबी काली छाया दिखाई देती थी। कुछ लोगों का कहना था कि यह कालू की आत्मा है जो अभी भी इस जंगल में भटक रही है। राज ने इन बातों को अंधविश्वास समझा, लेकिन वह अब थोड़ा चिंतित था। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वे सभी सावधान रहें और रात के समय अकेले बाहर न निकलें। उस रात को सभी जल्दी सो गए, लेकिन रात के लगभग 1 बजे सभी एक जोर की चीख से जाग गए। यह आवाज रीता के कमरे से आ रही थी। सभी दौड़कर उसके कमरे में गए तो देखा कि रीता बिस्तर पर कांप रही थी और उसकी आंखें खुली हुई थीं। रीता ने बताया कि वह सो रही थी। तभी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि उसकी खिड़की के बाहर एक चेहरा था। यह चेहरा इंसान का था, लेकिन बहुत ही विकृत और डरावना था। उस चेहरे की आंखें बहुत बड़ी थीं और मुंह से लगातार कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। इस बार राज ने तुरंत टॉर्च लेकर बाहर देखा, लेकिन फिर से वहां कुछ नहीं था। हालांकि खिड़की के नीचे जमीन पर हाथों के निशान थे, जैसे कोई वहां खड़ा होकर खिड़की तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। अब सभी दोस्त डर गए थे। विकास ने कहा कि वे सभी को तुरंत वहां से चले जाना चाहिए, लेकिन राज ने कहा कि सुबह तक इंतजार करते हैं। रात के बाकी हिस्से में सभी एक साथ हॉल में रहे और किसी ने आंख नहीं लगाई। अगले दिन राज ने गांव के थाने में रिपोर्ट करने का फैसला किया, लेकिन जब उसने पुलिस वालों को बताया तो वे हंसने लगे और कहा कि यह सब उसका भ्रम है। उन्होंने कहा कि शायद कोई जंगली जानवर होगा या फिर कोई चोर, लेकिन उस रात जो हुआ वह सभी की जिंदगी बदल देने वाला था। रात के लगभग 12 बजे सभी दोस्त हॉल में बैठे हुए थे और कार्ड खेल रहे थे। अचानक मुख्य दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। यह दस्तक सामान्य सी लग रही थी, इसलिए राज ने सोचा कि शायद कोई गांव वाला होगा। जब राज ने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वह अंदर आने के लिए मुड़ा, उसे अपनी पीठ पर किसी की सांस महसूस हुई। वह घूमा तो देखा कि एक लंबा सा आदमी उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। यह आदमी अत्यधिक लंबा था, लगभग 7 फीट का। उसके कपड़े फटे हुए थे और पूरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, जैसे उनमें कोई पुतली ही ना हो। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे और उसका चेहरा इतना पतला था कि हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं। राज डर के मारे हिल नहीं पा रहा था। वह आदमी उसे घूरता रहा। फिर अचानक उसने अपना मुंह खोला और एक अजीब सी आवाज निकाली, जो इंसान की आवाज नहीं लग रही थी। अंदर बैठे सभी दोस्त भी इस आवाज से डर गए। प्रिया ने चीख कर कहा कि यही वह व्यक्ति है जिसे उसने पहली रात देखा था। विकास ने तुरंत अपने फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उस इलाके में नेटवर्क नहीं था। वह अजीब आदमी अब धीरे धीरे रिसॉर्ट के अंदर आने लगा। उसकी चाल बहुत ही अजीब थी, जैसे वह चल नहीं रहा बल्कि तैर रहा हो। राज पीछे हटा और अपने दोस्तों के पास आ गया। सभी दोस्त हॉल के एक कोने में सिमट गए। वह आदमी धीरे धीरे उनके करीब आता रहा।
अचानक उसने आकाश की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। आकाश चीखा और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी उसे पकड़ने में सफल हो गया। उस आदमी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि आकाश हिल नहीं पा रहा था। आकाश के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उस आदमी के हाथ में कील हो। राज ने हिम्मत करके उस आदमी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह उसके पास गया, उस आदमी ने अपना दूसरा हाथ राज की तरफ बढ़ाया। राज को लगा जैसे बर्फ के टुकड़े उसे छू रहे हों। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। इस सब के दौरान रीता ने रसोई से एक बड़ा चाकू उठाया और उस आदमी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही चाकू उस आदमी के शरीर को छूने वाला था, वह गायब हो गया। हाँ, बिल्कुल गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। सभी दोस्त सांस लेने के लिए हाँफ रहे थे। आकाश अपने हाथ को देख रहा था जहां उस आदमी ने उसे पकड़ा था। वहां 5 निशान थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हो। उन्होंने फैसला किया कि वे तुरंत वहां से निकलेंगे, लेकिन जब वे बाहर गए तो देखा कि उनकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। इंजन तो चालू हो रहा था, लेकिन कार आगे नहीं बढ़ रही थी, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। अब वे सच में फंस गए थे। रात का समय था, चारों तरफ जंगल था, फोन में नेटवर्क नहीं था और कार भी काम नहीं कर रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह अजीब आदमी कभी भी वापस आ सकता था। राज ने कहा कि वे सभी रिसोर्ट के अंदर जाकर सुबह का इंतजार करेंगे। उन्होंने सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दीं और हॉल में एक साथ बैठ गए, लेकिन अब वह आदमी वापस आ गया था। रात के लगभग 2 बजे उन्हें छत से आवाज आने लगी, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। फिर दीवारों से खरोंचने की आवाज आने लगी। यह आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। अचानक हॉल की सभी खिड़कियों पर एक साथ दस्तक होने लगी। यह ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि यह दस्तक किसी लय में हो रही थी, जैसे कोई गाना बजा रहा हो। प्रिया रो रही थी और विकास कह रहा था कि यह सब उसका सपना है। आकाश अपने हाथ के निशानों को देखते हुए चुप बैठा था। रीता ने अभी भी चाकू पकड़ रखा था। अचानक सारी आवाजें रुक गईं। हॉल में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। यह शांति इतनी डरावनी थी कि आवाज होना बेहतर लग रहा था। फिर अचानक हॉल के मुख्य दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई। 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। यह दस्तक बहुत ही सभ्य और सामान्य लग रही थी, जैसे कोई मिलने आया हो। राज ने हिम्मत करके पूछा कि कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दस्तक फिर हुई, इस बार थोड़ी तेज। विकास ने कहा कि वे दरवाजा न खोलें, लेकिन दस्तक लगातार होती रही। अब यह दस्तक इतनी तेज हो गई थी कि दरवाजा हिलने लगा था। अचानक दस्तक रुक गई। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। हॉल की एक खिड़की का कांच टूटने की आवाज आई। सभी ने उस तरफ देखा तो पाया कि खिड़की का कांच अंदर की तरफ बिखरा हुआ था, जैसे किसी ने बाहर से तोड़ा हो। उस टूटी खिड़की से एक लंबा हाथ अंदर आया। यह हाथ सामान्य से कहीं ज्यादा लंबा था और इसकी अंगुलियां भी असामान्य रूप से लंबी थीं। इन अंगुलियों के नाखून बहुत बड़े और नुकीले थे। यह हाथ खिड़की की कुंडी खोलने की कोशिश कर रहा था। सभी दोस्त डर के मारे हिल नहीं पा रहे थे। रीता ने हिम्मत करके उस हाथ पर चाकू से वार किया। जैसे ही चाकू उस हाथ को छूने वाला था, एक जोर की चीख सुनाई दी। यह चीख इतनी तेज थी कि सभी के कान बजने लगे। हाथ तुरंत वापस चला गया, लेकिन अब सभी खिड़कियों से हाथ अंदर आने लगे। यह ऐसा लग रहा था कि कई लोग बाहर खड़े हैं और अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। आकाश ने कहा कि यह सब असंभव है। एक आदमी के इतने हाथ कैसे हो सकते हैं? लेकिन जो हो रहा था वह सच था। राज ने फैसला किया कि वे पीछे के दरवाजे से निकलकर कार तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। भले ही कार स्टार्ट ना हो रही हो, लेकिन वे कम से कम गांव की तरफ पैदल जाने की कोशिश कर सकते हैं। जब वे धीरे से पीछे के दरवाजे की तरफ बढ़े तो देखा कि वहां भी वही अजीब आदमी खड़ा था। अब वह पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था कि अब उसके चेहरे पर कपड़े पूरी तरह से फट चुके थे और उसके शरीर पर कई जगह घाव दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसके मुंह को मोड़ दिया हो। वह आदमी अब बोलने की कोशिश कर रहा था। उसके मुंह से कुछ आवाजें निकल रही थीं, लेकिन यह किसी भाषा की तरह नहीं लग रही थीं। यह आवाजें पशुओं की तरह थीं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उसकी आवाज साफ होने लगी। वह कह रहा था, आओ
मेरे साथ आओ, जंगल में आओ, अकेले मत छोड़ो। उसकी आवाज बहुत ही दुखी और दर्द भरी थी, जैसे वह रो रहा हो, लेकिन उसका चेहरा अभी भी उसी डरावनी मुस्कान के साथ था। प्रिया ने कहा कि यह वही कालू है जिसके बारे में हरिदादा ने बताया था। 30 सालों से वह इस जंगल में अकेला भटक रहा है और अब वह चाहता है कि कोई उसके साथ रहे। लेकिन राज ने कहा कि चाहे यह कालू हो या कोई और, वे उसके साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने रसोई में जाकर सभी चाकू और जो भी हथियार मिले उठा लिए। जब वे वापस हॉल में आए तो देखा कि वह आदमी अब हॉल के बीच में खड़ा था। वह अब पहले से भी ज्यादा लंबा लग रहा था, जैसे वह हवा में तैर रहा हो। उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए और कहा, मैं अकेला हूं, बहुत अकेला हूं। तुम सब मेरे दोस्त बनोगे, मेरे साथ रहोगे। इन शब्दों को सुनकर सभी दोस्तों का दिल दहल गया। उनकी आवाज में इतनी तड़प थी कि एक पल के लिए लगा कि वे सच में उसकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन उसका रूप इतना भयानक था कि पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अचानक उस आदमी ने विकास की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। विकास पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस आदमी की पहुंच बहुत लंबी थी। जैसे ही उसका हाथ विकास को छूने वाला था, राज ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। चाकू उस आदमी के हाथ से होकर गुजरा, लेकिन कोई खून नहीं निकला, बल्कि चाकू उसके हाथ से पार होकर दूसरी तरफ निकल गया, जैसे वह कोई ठोस चीज ही न हो। उस आदमी ने राज की तरफ देखा और उसकी आंखों में अब गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसने एक अजीब सी आवाज निकाली और अचानक हॉल की सभी मोमबत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में सभी को केवल उस आदमी की सफेद आंखें दिखाई दे रही थीं। यह आंखें अब और भी चमकदार हो गई थीं और एक अजीब सा प्रकाश निकाल रही थीं। अचानक प्रिया की चीख सुनाई दी। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उसे लगा जैसे बर्फीले हाथ उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। रीता ने अपने फोन की टॉर्च जलाई। जैसे ही रोशनी हुई, सभी ने देखा कि वह आदमी अब प्रिया के बिल्कुल पास खड़ा था और उसका चेहरा प्रिया के चेहरे से केवल कुछ इंच की दूरी पर था। प्रिया बेहोशी की हालत में थी। उस आदमी की सांस उसके चेहरे पर पड़ रही थी और यह सांस बहुत ही ठंडी और बदबूदार थी, जैसे किसी चीज के सड़ने की बदबू हो। आकाश ने हिम्मत करके उस आदमी को पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ उस आदमी के शरीर से पार हो गए। यह ऐसा था जैसे वह कोई भूत हो जिसे छुआ नहीं जा सकता, लेकिन वह आदमी उन्हें छू सकता था। यह बात सबसे डरावनी थी। वह उन्हें नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन वे उसे कुछ नहीं कर सकते थे। उस आदमी ने प्रिया को उठाने की कोशिश की। प्रिया को होश आ गया और वह चीखने लगी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि दूर गांव में भी सुनाई दे रही होगी। अचानक हॉल के मुख्य दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। यह दस्तक उस आदमी की नहीं थी, बल्कि किसी और की थी। बाहर से आवाज आई, राज, दरवाजा खोलो, मैं हरिदादा हूं। हरिदादा की आवाज सुनकर राज को उम्मीद की किरण दिखी। वह दरवाजा खोलने के लिए दौड़ा, लेकिन वह आदमी उसके सामने आ गया। हरिदादा बाहर से चिल्ला रहे थे, राज, मैं जानता हूं कि वह अंदर है, दरवाजा खोलो, मैं उसे भगा दूंगा। वह आदमी अब बहुत परेशान लग रहा था। हरिदादा की आवाज सुनकर वह इधर उधर देखने लगा, जैसे वह डर गया हो। हरिदादा ने बाहर से कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। यह मंत्र सुनकर वह आदमी और भी परेशान हो गया। वह अपने कान पकड़कर चीखने लगा। राज ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। हरिदादा अकेले नहीं थे, उनके साथ गांव के कुछ और लोग भी थे। सभी के हाथ में दिए और धूप थी। हरिदादा ने अंदर आकर उस आदमी को देखा और कहा, कालू, तू अभी भी यहां है, तुझे शांति नहीं मिली। वह आदमी यानी कालू हरिदादा को देखकर रोने लगा। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं, बल्कि दुख था। हरिदादा ने कालू से कहा, तू 30 सालों से यहां भटक रहा है, अब समय आ गया है कि तू शांति से जाए। ये लोग तेरे दुश्मन नहीं हैं। कालू ने जवाब दिया, मैं अकेला हूं दादाजी, बहुत अकेला हूं, कोई मेरे साथ नहीं रहता। हरिदादा ने समझाया, कालू, तेरे माँ बाप तेरा इंतजार कर रहे हैं, वे वहां हैं जहां तुझे जाना चाहिए। इस दुनिया में रहकर तू केवल दुख पा रहा है। कालू ने कहा, लेकिन मैं डरता हूं, अकेले जाने से डरता हूं। हरिदादा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यह देखकर कालू धीरे धीरे शांत होने लगा।
उसका डरावना रूप भी धीरे धीरे सामान्य होने लगा। अब वह एक सामान्य इंसान की तरह दिख रहा था, हालांकि अभी भी बहुत कमजोर और बीमार लग रहा था। हरिदादा ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। धीरे धीरे कालू का शरीर पारदर्शी होने लगा। वह मुस्कुराया और हरिदादा से कहा, धन्यवाद दादाजी, मैं जा रहा हूं। और फिर वह गायब हो गया। हवा में केवल एक शांत सी आवाज गूंजी, अलविदा। हॉल में अब सन्नाटा था, लेकिन यह डरावना सन्नाटा नहीं था, यह शांति का सन्नाटा था। हरिदादा ने राज और उसके दोस्तों को समझाया कि कालू दरअसल कोई बुरी आत्मा नहीं था, वह केवल अकेला था और किसी का साथ चाहता था। 30 सालों तक जंगल में अकेले रहने के कारण उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था और मृत्यु के बाद भी वह यहीं फंस गया था। हरिदादा ने बताया कि वे रात को प्रिया की चीख सुनकर आए थे। उन्हें पहले से ही शक था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से गांव वालों को अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। सुबह होने तक सभी दोस्त हरिदादा और गांव वालों के साथ रहे। सूरज निकलने के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था। पंछियों की आवाज आ रही थी, हवा में ताजगी थी और डर का माहौल बिल्कुल खत्म हो गया था। राज के दोस्त उसी दिन वापस दिल्ली चले गए। वे सभी इस घटना से बहुत डर गए थे और कभी वापस नहीं आना चाहते थे। राज ने कुछ दिन बाद अपना रिसॉर्ट बंद कर दिया। उसने कहा कि अब वह यहां अकेले नहीं रह सकता। वह भी दिल्ली चला गया और वहां नौकरी करने लगा। आज 3 साल बाद भी वह रिसॉर्ट वैसे ही खाली खड़ा है। गांव के लोग कहते हैं कि अब वहां कोई अजीब घटना नहीं होती, लेकिन फिर भी कोई वहां रहने की हिम्मत नहीं करता। हरिदादा कहते हैं कि कालू को शांति मिल गई है, वह अब अपने परिवार के पास है, लेकिन उस रात की घटना आज भी सभी के दिल में डर बनकर बैठी है। राज आज भी कहता है कि वह उस रात को कभी नहीं भूल सकता। उसके दोस्त भी अब तक इस बारे में बात करने से कतराते हैं। प्रिया को कई महीनों तक बुरे सपने आते रहे और आकाश के हाथ पर आज भी वे निशान दिखाई देते हैं जहां कालू ने उसे पकड़ा था। विकास ने मनोचिकित्सक से इलाज कराया क्योंकि उसे लगता था कि वह पागल हो गया है। रीता ने कई महीनों तक अकेले घर में रहने से मना कर दिया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि इस दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। कभी कभी मृत्यु के बाद भी आत्मा को शांति नहीं मिलती, खासकर जब व्यक्ति बहुत दुखी या अकेला मरा हो। कालू एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति था जो जंगल में खो गया था। उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि वह अकेलेपन से परेशान था। वह किसी का साथ चाहता था, लेकिन उसका तरीका गलत था। हरिदादा जैसे बुजुर्ग लोग इन चीजों को समझते हैं। उन्हें पता होता है कि ऐसी आत्माओं से कैसे निपटना चाहिए। उन्होंने कालू को समझाया और उसे शांति से जाने में मदद की। आज भी अगर आप पिनेवुड गांव जाएंगे तो लोग आपको यह कहानी सुनाएंगे। वे आपको वह रिसॉर्ट भी दिखाएंगे जो अब भी खाली खड़ा है। दिन के समय वह एक सामान्य इमारत लगती है, लेकिन रात के समय वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि अभी भी कभी कभी वहां से अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन अब यह डरावनी आवाजें नहीं हैं, बल्कि यह शांति की आवाजें हैं, जैसे कोई खुशी से गा रहा हो। शायद कालू को वास्तव में शांति मिल गई है। शायद वह अब अकेला नहीं है। शायद वह अपने परिवार के साथ है, जहां उसे होना चाहिए था। लेकिन यह घटना हमेशा एक रहस्य बनी रहेगी। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में मृत्यु के बाद भी कुछ होता है? क्या आत्मा का अस्तित्व होता है? और क्या कभी कभी वे इस दुनिया में वापस आ सकती हैं? चाहे आप इस कहानी पर विश्वास करें या न करें, लेकिन राज और उसके दोस्तों के लिए यह सब बिल्कुल सच था। उन्होंने जो कुछ भी देखा और महसूस किया, वह उनकी जिंदगी बदल देने के लिए काफी था। आज भी अगर आप राज से मिलें तो उसकी आंखों में वह डर दिखाई देगा जो उस रात उसने महसूस किया था। वह कहता है कि उसने उस रात के बाद कभी किसी अकेली जगह पर रहने के बारे में नहीं सोचा। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अकेलापन कितना खतरनाक हो सकता है। कालू का अकेलापन इतना गहरा था कि मृत्यु के बाद भी वह उससे मुक्त नहीं हो सका। अगर उसे जीवन में प्यार और साथ मिला होता तो शायद यह सब कुछ नहीं होता। इसीलिए अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, अकेले लोगों की मदद करें, किसी को अकेला न छोड़ें, क्योंकि अकेलापन न केवल इस जिंदगी में दुख देता है,
बल्कि मृत्यु के बाद भी परेशानी का कारण बन सकता है। यह है काली छाया की सच्ची कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपको रात में अकेले सोते समय सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी कहानी जो आपको यह एहसास दिलाएगी कि इस दुनिया में कितने राज हैं जिन्हें हम नहीं जानते। और अगर कभी आपको लगे कि कोई आपको रात के अंधेरे में बुला रहा है, तो याद रखिएगा कि कभी कभी अकेली आत्माएं भी किसी का साथ ढूंढती रहती हैं, लेकिन उनका साथ देना हमेशा सुरक्षित नहीं होता। अंत में मैं यही कहूंगा कि यह कहानी सच है या झूठ, यह आप पर निर्भर करता है। लेकिन जो लोग इसमें शामिल थे वे आज भी कांपते हैं जब इसका जिक्र होता है, और यही इस कहानी की सबसे डरावनी बात है। सो गाइस, अगर तुम लोगों को यह स्टोरी पसंद आई तो तुम इसे एक लाइक कर सकते हो। मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो तो तुम मेरे कंटेंट के हिसाब से कर सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।